आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज जो हमारा टॉपिक है हाउ टू टॉक बुक के ऊपर कि बच्चे जो हैं ना समटाइम्स आपके पास उनको चेक लिस्ट लगा के या सॉन्ग्स के साथ हम लोग ना उनको चीज़ें हमें उन्हें बतानी पड़ती हैं, उनको रिमाइंड कराना पड़ता है। अब आगे उन्हीं की एग्जांपल्स दी गई हैं। सबसे पहली एग्जांपल है कि डिनर इज़ नॉट सर्व्ड। अब एक फैमिली है, उसके साथ डिनर था, लेकिन ये आथर के सन के लिए ना ये बैठना जो था ना वो बहुत ही मुश्किल था। तो उस टाइम पे आथर बता रहे हैं कि मैंने ये किया कि अपने बच्चे को साइड पे कर दिया, क्योंकि बच्चा उस टाइम बैठना नहीं चाहता था। और ना जो फैमिली जो फ्रेंड्स थे वो यही कहते कि ये क्यों नहीं बैठ रहा, क्यों नहीं ठीक से बिहेव कर रहा। तो अब ये होता है कि बच्चा जो होता है ना कॉन्स्टेंटली अपनी एक ही स्किल को लेके नहीं चलता। समटाइम्स ये होता है कि न्यू स्किल को चलाने के लिए ना वो कंसिस्टेंट बच्चा होता ही नहीं है, क्योंकि समटाइम टायर्डनेस की वजह से समटाइम्स उसके मूड स्विंग्स इस तरह से आ रहे होते हैं। तो उस चीज़ को देखने के लिए ना समटाइम्स बच्चे को स्पेस देनी पड़ती है। अब आगे जो वो बता रहे हैं ऑथर, एक बता रहे हैं डायपर वेकेशन के बारे में। ऑथर ये बता रहे हैं कि एमिली जो थी, उनके जो बच्चा था वो ये था कि हर वक्त अपनी पेंट के अंदर ही पीट कर रही थी। तो वो बहुत ही अपसेट थी कि इसके इस एक्शन की वजह से, हालांकि वो जानती थी कि वो अभी वो ट्रेंड हो रही है। अब उनके ऑथर के जहन में ये भी थी कि ना ये जो है अगर ये चीज़ वो जहन में रखे ना तो वो इस चीज़ को हैंडल कर लेगी। अब जब सेशन लिए और उनको पता चला तो उनको ये भी पता चला कि समटाइम टायर्डनेस की वजह से भी बच्चा ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने ऑथर ने ये बताया कि मैंने उसको ये कहना शुरू किया कि आपकी बॉडी तो बहुत ही ट्रिकी है, ये तो आपको नहीं बताती कि आपका ब्लेडर फुल हो चुका है और इसके बाद आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलता है। वो तो ना वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थी कि मैं उसको समझ रही हूँ, उसके साथ सरप्राइज़ तो ना मैं उसके जो फीलिंग्स हैं उसको फ़ील कर रही हूँ। तो फिर मैंने उससे कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम ना डायपर की वेकेशन लेते हैं। तो ना हम ना इसको अंडर पैंट को पहनते ही नहीं है ना, तो इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो उसको ना ये ब्रेक वाली बात बड़ी पसंद आई। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर ना हमने ऐसे किया, तो उसको ना ये जो ब्रेक मिली ये उसको बहुत ही मतलब अच्छी लगी। और उसने वो ना उस दौरान उसने कुछ भी ख़राब ना किया। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि 3 घंटे के बाद उसने खुद मुझसे कहा कि शी इज़ रेडी टू वेयर अंडर पैंट। हालांकि मैं बड़ी वो थी, इससे पहले मैं बड़ी परेशान थी कि ये ना हो ये उसके बाद अंडर पैंट पहने ही ना। तो हम कब से इस ट्रेनिंग में लगे हुए थे, लेकिन अब ये हुआ कि हमारा रिलेशनशिप इससे ना बड़ा बेहतर हो गया। मैं कॉन्स्टेंटली ना अपने आप को, अब आथर ये भी बता रहे हैं, मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को ये बात रिमाइंड करा रही थी कि ये जो होती है ये नहीं कि वो लेज़ी या अनमोटिवेटेड है। और ये कि हर बच्चे की जो सेंस है ना उसको सेंस करने का जो वे होता है वो मुख्तलिफ होता है, उनकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का वे मुख्तलिफ होता है। तो इस तरह से बच्चे को थोड़ा सा ना स्पेस देनी चाहिए। आगे जो एग्जांपल दे रहे हैं वार्डरोब चेकलिस्ट की, कि एक रोडी जो था वो 6 साल का बच्चा था और वो कभी भी अपने कपड़े जो था वो खुद चेंज नहीं करता था। अगर मैं उससे कहूँ भी सही ना कि जाओ कपड़े तब्दील करो, तो आधे घंटे के बाद ही ना वो ना बिल्कुल वही का वही उसकी हालत होती थी, नेकेड ही बैठा हुआ होता था। तो उसके बाद आथर ने क्या किया, चेकलिस्ट बनाई और उस चेकलिस्ट में सारी टी शर्ट्स, अंडर पैंट, पैंट्स और सॉक्स सब कुछ लिखा और उसके साथ टिक मार्क करने का निशान लगा दिया। तो उससे ना बड़ा फ़ायदा हुआ। बच्चा खुद ही मतलब मैं उसको, जब मैं गई मैंने उसको देखा तो मैंने सामने इशारा किया तो उसको खुद ही मतलब समझ आ गई। अब आगे जो एग्जांपल दी गई है मिसिंग मॉम ब्लूज, इसमें ये था कि बता रहे हैं कि ना मैं एक ऑथर बता रहे हैं कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। अब एक बच्ची जो थी वो बहुत ही रेस्टलेस हो जाती थी जब उसकी मामा बहुत ही लेट आती थी। तो मैंने उस टाइम पे ये ट्रिक यूज़ की कि मैंने ना जब भी उसकी मामा का जब वो मतलब रेस्टलेस होना स्टार्ट करती थी तो मैंने ये कहना स्टार्ट किया, बल्कि सॉन्ग गुनगुनाना शुरू किया कि आई वॉन्ट माई मम्मी राइट नाउ। तो ना वो बड़ी हैरान हुई कि ये क्या कह रही है ना। तो उसके बाद फिर से मैंने 2-3 दफ़ा ये कहा, फिर मैंने कहा वेयर इज शी राइट नाउ। तो इस सॉन्ग से ना वो बहुत ही काम डाउन हो गई। जब भी मैं उससे ऐसा पढ़ती तो वो स्माइल देने लग जाती। तो ये ना एक बड़ा ही पॉजिटिव चेंज आया। अच्छा आगे जो है, आगे आथर अपने और एक एग्जांपल दे रहे हैं साइलेंट सेंथिया की एक एग्जांपल है, जिसमें वो बता रहे हैं कि रिसोर्स रूम में जब मेरी जॉब लगी तो ना बच्चों को ना स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भेजा गया, कि अब वो देखें कि बच्चों को रीडिंग की ज़रूरत है या लैंग्वेज की डेवलपमेंट के बारे में इनको ज़रूरत है या नहीं है। अब एक 5 साल बच्ची थी सेंथिया, उसको मेरे पास भेजा गया। तो भेजा जो गया उसका पहला रिकॉर्ड जो था उसमें ये था कि जब भी उससे पूछा जाता ना कि तुम्हारा नाम क्या है,
तो वो बिल्कुल ही साइलेंट रहती। तो उस टाइम वो साइलेंट रहने के साथ ही वो बाहर देखने लग जाती। उसके बाद उसको ना क्या किया कि क्लास में पीछे बिठा दिया गया। अब उसको मेरे पास स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भेजा गया। तो अब ये मेरे लिए बड़ा ट्रिकी था, लेकिन मेरी जॉब थी और मैंने उसको करना था। तो मैंने ये किया, मैंने विस्परिंग की कि हाय सेंथिया, मैं फेबर हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की नीड है। आई वांट कि तुम स्पेशल किस्म का साइन बनाओ अपनी फिंगर से, मैं कलर का नाम लूंगा और तुम उसी कलर के ऊपर ना उस फिंगर से अपना निशान बनाओ। तो उसने ना मैंने ये देखा कि उसने सारे कलर्स को ना ठीक से आइडेंटिफाई किया। मैंने उसको देखा, उसने स्माइल नहीं दी मेरे इन एक्शंस के साथ, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंट थी। मतलब अब मैं उसको इसी के साथ साथ मैंने फिर उसको एनिमल्स दिखाए और विस्पर्स किया कि इसको ना तुम बताओ कि तुम्हारी थॉट, मैं ना तुम्हारी थॉट को पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि ये कौन सा एनिमल है। तो ना उसने अपने आहिस्ता से उसने कहा कि ना टाइगर। तो मैंने जब उसके लिप को साउंड को पढ़ा, तो फिर वो ना उसने मतलब सर हिलाया, तो मैंने कहा आई गेट इट, आई गेट इट। तो उससे ना उसने हल्की सी स्माइल दी। तो उसने सर हिलाया। तो हमने इसी तरह से ऑथर बता रहे हैं कि तमाम क्वेश्चंस को एंड किया। अब आगे ये बताया कि मुझे ये नहीं पता कि ना आगे उस बच्ची का क्या बिहेवियर था, या उसने किसी से बात की भी या नहीं की। मेन ये है कि उसको बताना कि ये ना बहुत कुछ इन चीज़ों के साथ ना ट्रिकी वे से हम बच्चों से बहुत कुछ करवा सकते हैं। अब आगे आकर बता रहे हैं कि मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं अपनी माँ के साथ जब स्ट्रीट में जा रहा था, तो उस वक्त ना मैं सिर्फ पढ़ना सीख रहा था। तो एक साइन था डोंट वॉक। तो अब ये जब भी बच्चा कोई अकेला या कोई वर्ड समझ भी लेता है ना, तब वो उसको लफ्ज़ को ना अंडर स्पीड, मतलब उसको ना उसको फेल हो जाता है उसको प्रोनाउंस करने में। तो ये बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो बच्चा जब समटाइम्स ऑटिज्म का शिकार हो या डेवलपमेंट डिले भी आता है ना बच्चों में, तो इस तरह से समटाइम्स लफ्ज़ कहने में बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें ना समटाइम्स कुछ अल्फाज इस तरह से यूज़ करने पड़ते हैं कि बच्चा उससे खुद ब खुद मतलब मतवज्जा हो। जिस तरह से हम समटाइम्स कह देते हैं डोंट चेज द किटी, तो हम ये भी कह सकते हैं ना यू कैन विगल दिस यॉर्न फ्रॉम द फॉर द किटी। या इसी तरह से कुछ हम लोग कहते हैं डोंट वेक द बेबी। तो ये अल्फाज बच्चों को नागवार गुजर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं लेट्स यूज़ आवर विस्पर वॉइस। तो इसी तरह से डोंट रन इन द पार्किंग लॉट, या हम लोग यूं कह लें कि होल्डिंग माई हैंड। तो या हम यूं कह लें कि हैंड होल्डिंग टाइम। या इसी तरह से जब बच्चे को पार्क ले जाएं, अक्सर बच्चे ये करते हैं कि डोंट, हम लोग कहते हैं डोंट थ्रो सैंड, हम यूं कह सकते हैं सैंड इज़ फॉर पोरिंग एंड डिगिंग। तो ये जो इस तरह की एग्जांपल्स है ना, मेन यही है कि बच्चे के साथ हमने प्लेफुल होना है। और प्लेफुल वे में जब हम लोग बच्चों से बात करेंगे, तो ये बहुत ही बच्चे के साथ बहुत ही फ़ायदेमंद होगी ये चीज़। अब आगे जो है, आगे डेली लाइफ की एग्जांपल्स दी गई हैं कि जब बच्चा ये होता है कि अक्सर जब खेल रहा होता है, तो हम लोग कहते हैं कम ऑन लेट्स गो आउटसाइड एंड प्ले कैच, यू नीड सम फ्रेश एयर। बल्कि हम लोग उस टाइम ये भी कह सकते हैं ना बच्चे को ज्वाइन देम इन द वर्ल्ड, हम उसी की दुनिया में जाके उसी को हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तो बड़ा ही फ़ायदेमंद होगा। अब ये होता है कि समटाइम्स कोई एक दूसरी एग्जांपल दी गई कि समटाइम्स ये होता है कि बच्चा मतलब कंप्लेन जब कर रहा होता है या चीख चिल्ला रहा होता है, तो हम कहते हैं स्टॉप कंप्लेनिंग, यू आर एक्टिंग लाइक अ बेबी। बल्कि हम लोग यूं कहें कि दैट साउंड रियली बॉदर्स यू, इवन 1 मिनट ऑफ इट इट्स इज टू मच। तो ना ये चीज़ें जो हैं अगर हम लोग इस तरह से प्लेफुल वे में कहेंगे, तो ये चीज़ बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इसी तरह से जब बच्चा जब खेल रहा होता है या जब कोई चोट लग जाती है, टेल मी व्हाट्स रॉन्ग, यूज योर वर्ड्स। तो हम लोग यूं कहें कि स्टूपिड ब्लॉक्स, यू शुड सिट टुगेदर एंड नेवर फॉल। अच्छा, इसी तरह से आगे जो एग्जांपल्स दी गई हैं, जब हम लोग वही वाली एग्जांपल, जब बच्चा जब कुछ जब उसने कपड़े वगैरह चेंज करने हो, तो हम लोग उसको सिर्फ चेकलिस्ट की तरफ इशारा करते हैं भाई ये है। या जब बच्चे ये होते हैं कि जब काउचेस वगैरह पे जंप कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं डोंट जंप ऑन द काउच। हम लोग यूं भी कह सकते हैं ना यू आर इन ए जंपिंग मूड, यू कैन जंप फ्रॉम द स्टेप टू द बिन बैग चेयर। तो इन चीज़ों से ना बच्चा बड़ा ही इजी फील करता है और उस चीज़ को जल्दी से फॉलो करता है।
तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इस चैप्टर में, अब मैं जस्ट उसकी समरी बता रही हूँ कि रिमाइंडर क्या क्या चीज़ें जो बताई गई हैं हमें। सबसे पहले हम लोगों ने उनकी जो भी वो खेल रहे हैं, हमने उनको ज्वाइन करना है, ज्वाइन देम इन देयर वर्ल्ड। या इसी तरह से जो है, टेक टाइम टू इमेजिन व्हाट योर चाइल्ड इज एक्सपीरियंसिंग। तो दूसरा जो है, हमें उनके जो भी उनके जो वो होते हैं, हमने ना उनके वर्ड्स बोलने की बजाय हमें चेकलिस्ट बना लेनी चाहिए, या पिक्चर्स या सॉन्ग्स या जेस्चर्स के ज़रिए ना हमें उनको रिमाइंडर दिलाना चाहिए कि ये चीज़ है। या इसी तरह से हमें ये बताना चाहिए कि व्हाट दे कैन डू इंस्टेड ऑफ व्हाट दे कांट। और प्लेफुल वे में जब हम हमसे बात करेंगे तो ये भी बहुत ही यूज़फुल टूल होगा। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि डोंट एक्सपेक्ट न्यू स्किल्स टू बी यूज्ड कंसिस्टेंटली। तो ये कुछ हैं इस चैप्टर के पॉइंट्स जो मतलब हमें इन चीज़ों को जहन में रखना होगा। अब आगे जो है चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो है, अब हमें ये मेन बातें, ये कुछ टूल्स हम लोगों ने पढ़ लिए। अब इनके आगे जो बात हो रही है वो ये बता रहे हैं, आथर बता रहे हैं कि पेरेंटिंग के अंदर एक बेसिक चीज़ होती है कि फूड और जो स्लीप है ना, ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा थका हुआ है या भूखा है, तो उस वक्त ये जो सारे जो पीछे वाले टूल्स हैं ना, ये बच्चे के लिए बिल्कुल ही यूज़लेस हैं, यूज़फुल होते ही नहीं हैं। तो अब जो हम लोगों ने ये देखा ना कि जो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो कभी भी अपनी फीलिंग के बारे में ना बता ही नहीं सकते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब आगे इसी फूड और जो इसका स्लीप वाला पॉइंट है ना, उन्हीं की एग्जांपल्स आगे दी जा रही है कि एक दफ़ा क्या हुआ, अब आथर बता रहे हैं, आफ्टरनून में ये हुआ कि मुझे बाहर जाना पड़ गया। तो मैंने क्या किया, अपने बच्चे को साथ में, फैमिलियर बेबी सीटर था तो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। मैं बहुत लेट हो गया, जब मैं घर वापस आया तो मैंने देखा जब बच्चा मेरे पास आ रहा था तो वो आते आते रुक गया और रोना शुरू हो गया। तो मैंने पूछा क्या हुआ, वो बोला नहीं। तो मैंने बेबी सीटर से पूछा कि इसके पास, तो उसके पास भी कोई आइडिया नहीं था कि क्या हुआ। अचानक मुझे उसकी भूख का ख्याल आया, तो मैं खाने के लिए कुछ लाई। और इस दौरान, अब वो रो रहा था ना बच्चा, तो मैं कुछ खाने के लिए उसको लाई और उसको मुंह में दिया, तो वो कुछ खाने के साथ साथ ही ना वो आहिस्ता आहिस्ता काम डाउन होता गया। इसी तरह से स्लीपलेस की आगे एग्जांपल दी जा रही है। बता रहे हैं कि एक ग्रैनी, एक बच्चा था जो कि बहुत ही कोऑपरेटिव था, लेकिन पिछले 2 दिनों से ना वो बहुत ही अनकोऑपरेटिव हुआ था। कोई भी टूल्स उस पर काम नहीं कर रहा था। पता चला कि गेस्ट होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा वो हुआ है, रेस्टलेस हुआ है। तो ना इस वजह से बात बात पे ना इसका मूड ऑफ हुआ है। जब ये पता चला कि जब मेरे जहन में ये वाली बात आई, तो मैंने ये किया, देखा कि रेस्टलेस की वजह से वो बहुत ज़्यादा उसके मूड्स जो है ना उसके चेंज हो रहे हैं। तो मैंने ये किया, उसको जल्दी उसका बेड टाइम उसका जल्दी कर दिया। तो इससे ये हुआ कि जब उसकी स्लीप पूरी हुई तो ये जो इसका डिफ़िकल्ट फेज़ था वो खुद ब खुद ही गायब हो गया। तो जब अब हम लोग ये देखें एडल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी हम लोग एंग्री होते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसी तरह से हार्ट रेट भी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, और साथ ही साथ हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इस वक्त हम कोई भी, अगर हम लोग एक्शन करने के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। इसी तरह अगर हम लोग बच्चों की फीलिंग्स को समझें, अगर हम इस को कुछ बेस्ट दे सकते हैं, तो वो वक्त है जिससे वो अपने एंगर, फेयर और फ्रस्ट्रेशन को दूर कर सके। हम लोग उसको जब वो वक्त दें ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं होगा कि वो फ़ौरन इस फेज़ से निकल आएगा। इसी तरह से ये अगर अपने साथ हो तो उस वक्त भी बच्चे से रिकवर होने के लिए कुछ वक्त ले लेना चाहिए। मतलब अगर मेरे साथ भी हो रहा है ना, तो मुझे उस वक्त भी बच्चे से कुछ वक्त ले लेना चाहिए कि टेक मी जस्ट टाइम, देन आई विल बी ऑल राइट। आगे जॉन्स अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि द टेरिबल बस राइड। उन्होंने बताया कि एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ, और मैं टाइम पे, मैं एग्जैक्टली जो टाइम था उस पे मैं जैक को नहीं ले सका। मैंने स्कूल कॉल की और कहा कि 30 मिनट के बाद मैं उसको ले लूँगा। तो जब मैंने देखा, जब बस आई तो डोर खुला, तो जैक बहुत शदीद गुस्से में था। तो डायना ने बताया कि वो ड्राइवर ने बताया कि इसने मुझे किक भी मारी है ना, क्योंकि इसको इतना शदीद
गुस्सा आया हुआ था। तो उस वक्त भी मुझे ना कोई भी लेक्चर देने का, वो मुझे पता चल गया कि ये लेक्चर देने का वक्त नहीं है। मैंने उससे गले लगाया, वो बोलता जा रहा था, मैं सुनता जा रहा था। उसने मुझे जाने नहीं दिया। मैंने उससे बताया, फिर मैंने ना आहिस्ता आहिस्ता उसको बताया कि आप घर पर हैं। तो उसने मेरा यकीन नहीं किया। मैंने उसी की बात को रिपीट, फिर मैंने क्या किया, उसी की बात को रिपीट करना शुरू कर दिया कि तुम जानते थे तुमने उतरना है, और उस ड्राइवर ने आपको आने भी नहीं दिया, आपको पता था भी था कि मैं घर पर हूँ, लेकिन फिर भी उसने नहीं आने दिया। मैं उस वक्त ना उसको कोई भी लेक्चर नहीं दे सकता था। अब जब मैंने देखा, खाना खाया उसने, खाना खाने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता काम डाउन हो गया। फिर मैंने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें ड्राइवर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, जो कुछ भी मतलब ये प्रॉब्लम हुई, जब तक कोई, अब होता ये है, मैंने उसको समझाना शुरू किया, होता ये है कि जब भी कोई ड्राइवर इस तरह से रोक लेता है, क्योंकि अगर वो बच्चे को जाने भी दे ना किसी एडल्ट के बगैर, तो उस टाइम उसकी वो अपनी जॉब भी उसकी जा सकती है उससे। तो जैक ने कहा, आई नो। तो फिर मैंने कहा, मेरे ख्याल में हमें उसको ना सॉरी के लिए लेटर कहना चाहिए। तो तो उसको उसको बहुत बुरा लगा होगा कि इस तरह से आपने उसको हिट किया। फिर जैक ने इससे ना, जैक को फिर आहिस्ता आहिस्ता बात समझ में आने लगी, तो उसने फिर खुद ही सजेस्ट किया कि हम उसको साथ में ना एग की ट्रे भी दे देते हैं। तो इससे ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ना उसकी मतलब फ्रस्ट्रेशन भी ख़त्म हुई, और वो काम डाउन हो गया, और फिर खुद ही उसके जहन में सजेशंस भी आई कि ये कर लो, ये कर लो। आगे जो एग्जांपल्स दे रहे हैं अनचार्टेड इवनिंग की, एली एक बच्ची है जो कि 4 साल का जो बच्चा है, और उसमें ये बताया कि डिफरेंट स्टेट्स मूव करने की वजह से ना उसके पेरेंट्स मतलब मूव किया, और पेरेंट्स भी यूं थे कि वो दोनों जॉब करते थे, ज़्यादा टाइम नहीं दे सक रहे थे। अब ये हुआ, वो आथर बता रहे हैं कि लास्ट नाइट मैंने जब अपने 5 बजे बच्चे को लिया, जब हम घर आए तो उसने कहा कि लेट्स प्ले। तो मैंने कहा, नहीं ये तो टाइम नहीं है, ये तो कुकिंग का टाइम है, लेट्स स्टार्ट कुकिंग, तो ताकि हम लोग खाना खा सकें। तो उसने कहा, नहीं आई कांट। तो फिर मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं कि ना, तुम ऐसा करो, तुम ना मेरे शेफ बन जाओ ना, असिस्टेंट असिस्टेंट शेफ बन जाओ। तो उसको ये वाला आइडिया पसंद आया, उसने एप्रन भी पहन लिया। लेकिन कुछ उसने पहले थोड़ी बहुत चूं चां की थी कि नहीं भाई, खेलते हैं, खेलने का टाइम है, खाना नहीं खाना। और वो रोना भी चाह रहा था, मुझे फील हो रहा था कि बच्चा ना मतलब रोना चाह रहा है। अब ये हुआ कि मैंने असिस्टेंट शेफ की तरह उससे उसको बात की, तो उसने कहा ठीक है, एप्रन भी पहन लिया। तो मैंने कहा चलो पहले हैंड वॉश कर लो। तो उसने फिर, उसको फिर से गुस्सा आया, उसने एप्रन ही फेंक दिया। तो फिर मैंने कहा, मुझे ऐसे फील हो रहा था कि उसको ना वॉशरूम आया है, क्योंकि जिस तरह से वो डांस कर रहा था, तो मुझे फीलिंग आ गई। तो मैं उसको वॉशरूम की तरफ लेके गया। तो फिर उसने वो वहाँ पे, तो फिर भी उसने वो बैठ गया थोड़ी बहुत तगोदो के बाद। फिर मैंने कहा कि तुम्हारे नेल्स तो बहुत ही बुरे हुए हैं, मैं सीजर लेके आई। तो फिर मैंने उसको कटिंग करना स्टार्ट की। फिर उसने ना उसी वक्त ही वीडियो गेम देखना की डिमांड की। तो मैंने कहा, नहीं ये टाइम तो नहीं है, क्योंकि ये तो स्कूल नाइट्स में तो ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। तो उस टाइम पे फिर इतना ज़्यादा उस बच्चे ने ऊधम मचाया कि मैं खुद हैरान हो गई कि ये तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बाद में मुझे जब मैंने स्टडी की, तो जब ये वाले लेक्चर्स लिए, तो फिर पता चला कि ये इस तरह की जो चेंजिंग्स होती है ना, ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा बर्डन होता है बच्चे पे। तो यही हुआ था इस बच्चे के साथ भी, कि बहुत ज़्यादा देर स्कूल में ठहरना, और न्यू स्कूल था, न्यू हाउस थी, न्यू टीचर्स थी, न्यू स्केड्यूल था, और डिस्ट्रैक्टेड माम भी थी। तो ये सारी, और फिर अनप्लीजेंट चोर्स भी हो रहे थे बच्चे के साथ, के कटिंग नेल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के ना उसके साथ टू मच हो गया, और वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो गया। अब रिलैक्स और रिकनेक्टिंग करने की नीड थी उस टाइम पे ना। तो इस तरह से बच्चा जो भी मतलब ओवरवेलम फील कर रहा हो, थोड़ा सा उसकी जब हम फीलिंग्स को समझेंगे, तो उससे जो होगा, बच्चा अपने आप को रिलैक्स फील करेगा। आगे एग्जाम्पल दी गई डाउन हिल राइड की, कि उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे जो थे 3 से 4 साल के थे, तो हमने सोचा कि इनको एडवेंचर कराते हैं, इनको सारा दिन हम लोग ना स्नो में जाके रखेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ की ना क्लासेस भी दी जाती थी। तो हम श्योर थे कि वो बहुत ज़्यादा थ्रिल करेंगे। जब हम रिसॉर्ट पे, लेकिन जब हम गए, तो ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे बच्चे, कि वो एक स्ट्रेंजर के साथ किस तरह से जाए। हम जब ज़बरदस्ती छोड़ के चले भी गए, लेकिन ये हुआ कि 20 मिनट के बाद फिर से कॉल आई कि अब वो रो रहे हैं। अब हमने क्या किया, इतनी लार्ज डिपॉजिट भी करवाई, वो भी हमारी लॉस्ट हो गई। तो अब ये देखा गया कि जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं ना, वो न्यू एक्सपीरियंस के काबिल नहीं होते, और वो भी किसी स्ट्रेंजर के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा टफ होता है बच्चों के लिए।
अब आगे एग्जांपल दे रहे हैं पपी प्रोमिसेस की। अब ये हुआ कि ऑथर बता रहे हैं कि मेरा बेटा था, उसने कहा कि न्यू पपी लेते हैं, तो हमने उसके लिए क्या किया, पूरी एग्रीमेंट्स किए, हमने वादा लिया कि उसको मुकम्मल उसकी देखभाल करेगा। अब सुबह का वक्त था, मैंने कहा तो मुझे दूध लेने जाता था, तो मेरे हस्बैंड सो रहे थे, तो मैंने कहा तुम ना पपी का ख्याल कर लेना, क्योंकि वो न्यू पपी है तो वो उठेगा, तुम दरवाज़ा खोल देना। तो वो बच्चा जो था वो वीडियो गेम खेल रहा था। तो जब मैं आथर बता रहे हैं, जब मैं घर वापस आया तो मैं हैरान रह गया, घर में ऊधम मचा हुआ था। मेरे शूज़ के पास ही पपी ने यूरन किया हुआ था, और हर तरफ से स्मेल भी आ रही थी। तो मैं चिल्लाई उसके ऊपर कि तुम इतने रिस्पॉन्सिबल हो, तुमने इसकी देखभाल के लिए प्रॉमिस किया था, लेकिन इतनी ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चीज़ जो होती है ना, बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं होता कि बच्चा अपने प्रॉमिस को लेके चले और उस पर कंसिस्टेंट रहे। अब ये ज़रूरी नहीं है, अब ये लिविंग क्रिएचर की ज़ाहिर बात है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो बच्चे अपनी जो अटेंशन होता है ना, अच्छे तरीके से स्प्लिट करने में वो अच्छे नहीं होते। बच्चे को इसको प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो अब ये पॉइंट्स हम लोगों ने देखे हैं कि लैक ऑफ फूड की वजह से या स्लीप की वजह से जो बच्चा जो होता है ना, समटाइम्स अपने वे को, अपने जो भी उसके न्यू स्किल्स होती हैं ना, उनको कंसिस्टेंट नहीं रख पाते। तो हमें रिकवरी टाइम भी बच्चे को देना चाहिए। या समटाइम्स ये भी होता है लैक ऑफ डेवलपमेंट या एक्सपीरियंशियल जो रेडीनेस की वजह से भी बच्चा समटाइम्स इस तरह से बिहेव करता है, तो हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। अब आगे का जो है वो अरीश बताएंगी। अरीश, ओवर टू यू। थैंक यू सुमेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पार्ट टू, द टूल्स इन एक्शन। नंबर वन, फूड फाइट्स द बैटल एट द किचन टेबल। खाने का इशू एक ऐसा इशू है जो हर पेरेंट, तकरीबन पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ दिन में एक दफ़ा या कई कई दफ़ा फेस करते हैं। तो इस हिसाब से जब ऑथर ने वर्कशॉप की, तो उस वर्कशॉप के जितने भी मेंबर्स थे उन सब के डिफरेंट इश्यूज़ थे। उन्होंने बताया कि हम लोगों को इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, जिसमें से कुछ कुछ ये हैं। वो कहते हैं हम अपने बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं वेजिटेबल्स, लेकिन वो चाहते हैं कि सिर्फ हमें पास्ता चाहिए और डेजर्ट चाहिए, या फिर खाने को देख के उनकी शक्ल बन जाती है, वो बोलते हैं बहुत गंदा है। या फिर उनको जब कोई नई अच्छी चीज़ हम उनको ट्राई कराना चाहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं भाई हमने नहीं ट्राई करनी। उनको लगता है कि पता नहीं उनके पेरेंट्स उनको कोई दवाई खिला रहे हैं या कोई गंदी चीज़ खिला रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं भाई हमने कुछ भी नहीं ट्राई करना। या फिर कभी कभार वो खाना बिल्कुल नहीं खाते, एक दो बाइट लेके छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स का दिल करता है वो ग्रो करें, वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लें, लेकिन वो कुछ खाना ही नहीं चाहते। तो इस तरह के इश्यूज़ थे मुख्तलिफ़ बंदों के। तो इसमें जब इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो रही थी, तो उस वर्कशॉप में टोनी सबसे पहला बंदा था जिसने बताया। उसने कहा मेरे घर में रोज़ रात को बार्गेनिंग और ब्राइबरी का इशू होता है। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि आपने तीन निवाले लेना है, लेकिन वो बोलते हैं नहीं मैं दो लूँगा। तो वो कहते हैं नहीं मैं एक, तो फिर बात दो पे आके ख़त्म हो जाती है, ना उसकी ना मेरी। लेकिन रोज़ हमारा रात का इशू होता है, उसको मैं बोलता हूँ आपने इतना खाना है, वो कहता है नहीं मैं इतना नहीं खाऊंगा, मैं थोड़ा सा खाऊंगा। तो रोज़ रात का हमारा ये वाला इशू होता है खाने का। इसी तरह एक और वर्कशॉप में एक और औरत ने बताया, उसने कहा मेरा बेटा है बेंजामिन, वो वाइट फूड डाइट में है। वो हम हर वक्त पास्ता खाना चाहता है, ब्रेड खाना चाहता है या वनीला आइसक्रीम खाना चाहता है। और उनके हमारी दफ़ा ऐसा नहीं था। जब हम बड़े हुए थे, तो हमारे सामने हमारी मदर जो भी रख देती थी, हमें पता होता था हमने वो खाना होता था, हम लोग इस तरह की फरमाइशें नहीं करते थे। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जब उनको उनकी पसंद का कुछ ना मिले, तो वो कहते हैं हमने खाना ही नहीं है, वो खुद को स्टार्व करने लग जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि बच्चों को हर वक़्त उनकी पसंद की चीज़ें मिलें। वो अगर दिन में वो बोलें कि हमने कैंडी लेनी है, दिन में उनको नाश्ते में उनको कैंडी मिले, दिन में वो पास्ता खाएँ, रात को वो डेज़र्ट लें, इस तरह तो नहीं चलता। तो वो जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हुए थे, तो उन्होंने कहा इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे बच्चे बात ही नहीं सुनते। तो ऑथर ने कहा है अगर आप इसको एक डिफरेंट एंगल से देखें, इस तरह से देखें कि बच्चे होते हैं, बच्चे पिकी ईटर्स होते हैं। एक डिफरेंट एंगल से अगर आप इसको चेक करें, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो नई चीज़ों को ट्राई नहीं करना चाहते। जो नए टेस्ट होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं, या फूड होती है जो बहुत इसका स्ट्रॉन्ग या माइल्ड फ्लेवर होता है, वो उनको पसंद नहीं आता। पिकी ईटिंग उनके डीएनए में होती है, और ये उसके लिए ज़्यादा ख़राब होता है जो बच्चे ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं। तो वर्कशॉप में एक औरत थी, उसने कहा है कि मेरा बेटा सिर्फ़ स्पेशल किस्म की फ़ूड खाएगा जिसके टेक्सचर उसको पसंद आएँगे, या इस तरह की फ़ूड होगी जो ब्लैंड होगी। उसको सेब पसंद है, लेकिन वो सेब नहीं खाता क्योंकि उसको उसका टेक्सचर पसंद नहीं है।
नेचुरली बच्चे ठीक है, हमने मान लिया कि पिकी हैं, लेकिन अब हमने उनको कुछ खिलाना तो है, उन्हें ग्रो करना है, तो अब हम इसके लिए क्या करें? तो ऑथर कहते हैं, मैं अपने लेक्चर के साथ डन नहीं हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ एक स्टडी के बारे में। तो इसमें ऐसे था, कुछ बहुत छोटे बच्चों को ऑफ़र की गई वैरायटी थी हेल्दी फूड्स की। उसमें था कि आपने ये जो आपके पास वैरायटी है फूड की, इसमें आपने अपनी मर्ज़ी से बनाना है, चॉइसेस हैं आपकी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें से जिस फूड को कंबाइन भी करो या सेपरेट भी लो, जैसे भी हैं, आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। तो उन बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से चूज़ की, इस तरह अपनी बैलेंस डाइट यूज़ की, अपनी अपनी मर्ज़ी से खुद बनाया उन्होंने। हमने इस चीज़ को इसके साथ कंबाइन करना है। तो वो जो बच्चे थे बाद में जब उनको स्टडी किया गया, ना उनमें किसी किस्म की विटामिन या प्रोटीन डेफिशिएंसी थी और उन्होंने हेल्दी अमाउंट में वेट भी गेन कर लिया था। तो वर्कशॉप में एक बंदा बोलता है, टोनी बोलता है, कहते हैं ठीक है चलो हमने मान लिया, हेल्दी फूड हमने इंक्लूड कर दी, लेकिन जो बच्चे वो खाना स्वीट चीज़ें खाना चाहते हैं, सोडा लेना चाहते हैं, चिप्स लेना चाहते हैं, उनके बारे में क्या? तो उन्होंने कहा आप इनको इस तरह से देखें, एक एडल्ट भी है, अगर उसको चॉकलेट पसंद है, उसके घर में चॉकलेट रखी है, वो बार-बार फ्रिज जाके खोलेगा, केक रखा है, उसको क्रेविंग हो रही है, वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता या बहुत मुश्किल से खुद पे कंट्रोल करेगा। तो बच्चों के साथ भी इसी तरह का इश्यू होता है। जब उनके सामने या उनके घर में कोई चीज़ रखी होती है, तो वो बार-बार उस चीज़ की क्रेविंग करते हैं। वो बोलते हैं हमें यही चीज़ खानी है और कुछ नहीं खाना। तो बच्चों का भी सेम इशू होता है कि अगर उनके सामने चीज़ नहीं होगी तो वो नहीं उसकी क्रेविंग करेंगे। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब एडल्ट नहीं कंट्रोल कर सकते तो बच्चों का इसमें क्या कसूर है? बच्चे भी तो नहीं कंट्रोल कर सकते। बच्चों को आप हेल्दी फूड की वैरायटी दें, एक उनके सामने रेंज रखें और उनको बोलें कि ये आपने अपनी मर्ज़ी से लेना है। और बाकी जो डेज़र्ट है, स्वीट चीज़ें हैं, सोडा वगैरह है, ये वो उनके सामने ही ना रखा करें, उनकी फूड में ही ना इंक्लूड ना करें। तो इसके बाद है, अब हमारे पास है 2 गोल्स हैं, वो कहते हैं। सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को एक आपने हेल्दी फूड के साथ प्रोवाइड करना है, लेकिन ये इनफ नहीं है। और हमें बच्चों को हेल्प करनी है कि हेल्दी उनका एटीट्यूड हेल्दी हो फूड की तरफ से। ताकि अगर वो कभी भूखे भी हों या कभी भूखे हों या उनका पेट भरा भी हुआ हो, अगर उनके सामने खाने की कोई ऐसी चीज़ आए जो उनको पसंद ना हो, तो उसको देखिए ये बोले ना कि ये डिस्गस्टिंग है, हम लोगों को नहीं पसंद, हमने नहीं खाना इसको, हमने देखना भी नहीं है। तो इसके लिए पहले आपको कोशिश करनी होगी कि आप बच्चों को ज़बरदस्ती ना करें। बच्चों के साथ खाने के मामले में ज़बरदस्ती ना करें। आप इस तरह से देखें, आपका बच्चा है, अगर वो ब्रोकली वो उसको पसंद नहीं है, लेकिन आप बोलते हैं कि आपके लिए अच्छी है तो आपने खानी है, और वो बोलता है कि आप उसको बोलें कि ज़बरदस्ती तुमने इसके, अगर तुम ब्रोकली के 3 बाइट्स लोगे तो तुम्हें डेज़र्ट मिलेगा। तो बच्चा सोचता है कि मुझे पहले इस तरह की चीज़ खानी है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उसके बाद मुझे वो चीज़ मिलेगी जो मुझे पसंद है। तो एज़ अ एडल्ट आप इस चीज़ को सोचें तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि आप एक पार्टी में गए, आप वेजिटेरियन थे, लेकिन वहाँ पे होस्ट ने आपको बोला कि जब तक आप चिकन नहीं खाएँगे तो आपको पाई नहीं मिलेगी। तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने, वर्कशॉप में जो बंदे थे, उन्होंने कहा हम उस पार्टी में दोबारा ही नहीं जाएँगे, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। तो उनके बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है। जब बच्चों को आप कोई चीज़ ज़बरदस्ती करते हैं उनको खिलाने के लिए, तो उनको उस चीज़ से उनका दिल खटा हो जाता है। वो उस चीज़ को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसके लिए ये है कि आप अपने बच्चों को ऑफ़र करें कि आप अपनी प्लेट खुद से बनाओ। अगर वो छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, तो आप उससे पूछो, आप खाना रखा है आपके सामने? आप उनको खुद प्लेट में ना डाल दें। उनको खाली प्लेट पकड़ाएँ, उनको बोलो कि आपने अपनी मर्ज़ी से जो डालना है, जो डाल लें। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आप उससे पूछें कि आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए और कौन-कौन सी चीज़ चाहिए। तो इसके लिए हमारे ज़हन में आता है, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बच्चों के लिए रोज़ उनकी पसंद की हेल्दी भी चीज़ वो नहीं बना सकते। ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारा हो जाता है, हर बच्चे की अपनी पसंद होती है, हम किस तरह से कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, खाना आप लोगों ने एक ही बनाना है, लेकिन उसमें अगर उस एक मील को आप सेपरेट कर सकते हैं ताकि बच्चे उसको खुद से असेंबल करें। अपनी मर्ज़ी से वो जिस तरह का बनाएँ, जिस तरह से वो डालना चाहते हैं अपनी प्लेट में, आपने उनको रोकना नहीं है। और इसी तरह आपने बच्चों को रिवॉर्ड की बात नहीं करनी। अगर आपने इस तरह से बच्चों को नहीं बोलना कि अगर आपने ये वाला फूड ले लिया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जब आप रिवॉर्ड की बात करते हैं तो बच्चे जो खाना खा रहे होते हैं, स्पेशली जो चीज़ उनको पसंद नहीं होती, वो ज़बरदस्ती खाते हैं और सोचते हैं कि मुझे मेरी पसंद की चीज़ तब मिलेगी जब मैं ये एक गंदी चीज़ खा लूँगा, तब मुझे मेरी पसंद की चीज़ मिलेगी। तो इसी हिसाब से इसी चीज़ को फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए एक स्टडी की गई। एक स्कूल में 2 ग्रुप्स बनाए गए। उसमें था कि एक मिडल ईस्ट ड्रिंक थी। एक ग्रुप को बोला गया कि अगर आप ये ड्रिंक लेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और दूसरे ग्रुप में ये था कि आपको क्या आप विलिंग हैं एक नया ड्रिंक है ट्राई करने के लिए?
तो दोनों ग्रुप्स ने पी लिया। उसके बाद कुछ अर्से बाद वही स्टडी दोबारा कंडक्ट की गई, तो जो पहला ग्रुप था जिनके साथ रिवॉर्ड की बात की गई थी, उन्होंने कहा, "क्या हमें कोई रिवॉर्ड मिलेगा?" तो उन्होंने कहा, "नहीं, इस बार कोई रिवॉर्ड नहीं है।" तो उन्होंने कहा, "नहीं, हम नहीं पीते, हमें शौक नहीं है।" जो तो दूसरा ग्रुप था जिनको कोई रिवॉर्ड की बात नहीं की गई थी, वो बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने कहा, "वॉव! हम लोग तो ट्राई करना चाहते हैं, आप हमें दें।" तो इसी तरह जब हम बच्चों के साथ रिवॉर्ड की बात करते हैं, तो उनको लगता है कि एक पहले उनको ऐसा काम करना पड़ेगा जो उनको पसंद नहीं है, जिसकी वज़ह से बाद में उनको रिवॉर्ड मिलेगा। तो अब बच्चों के साथ खाने के इश्यू के लिए आप लोग इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अब आप इस तरह से कर सकते हैं, बच्चों को हेल्दी फूड आप किस तरह से खिला सकते हैं। आप कोशिश करें, बच्चे जब आप खुद खाना पका रहे हो, बच्चों बच्चों को अपने साथ लें, वो आपकी किचन में हेल्प करें। आपको खाना बनाने में या आपको सब्जियाँ काटने में, किसी भी चीज़ में आपकी हेल्प करें। और जब बच्चे खाना खुद बनाते हैं, तो वो इसके लिए वो उसको ट्राई करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और जब आप शॉपिंग करने जाएँ, ग्रॉसरी करने जाएँ, वहाँ पे भी बच्चों को ले जाएँ। फ्रूट्स है, किसी बच्चे को फ्रूट्स पसंद है, तो आप उस बच्चे को बोलें कि आपने फ्रूट वाला सेक्शन है, इसमें आपने अपनी मर्ज़ी से फ्रूट्स लेने हैं जो आपको पसंद है। इसी तरह बच्चों को जब हम इन्वॉल्व करते हैं कोई भी खाना बनाने में या उसकी प्रिपरेशन करने में, या जब हम ग्रॉसरी करने जाते हैं, इन सब चीज़ों में, ये सारी चीज़ें, एक बच्चे को खाना खाने में उनका इंटरेस्ट पैदा होता है, स्पेशली जिस चीज़ में उनका हाथ लगा हो, उन्होंने मदर्स के साथ हेल्प की हो प्रिपेयर करने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है जो हेल्प करती है, टेस्ट बदलते रहते हैं अक्सर। ऑथर बताती है कि उनका हस्बैंड और वो, जब वो बच्चे थे, तो जो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती थी, वो उनको जब ज़बरदस्ती खिलाई जाती थी, तो उनको पसंद नहीं आती थी। तो उन्होंने कहा, हमने ये वाला अपने बच्चों के साथ काम नहीं किया। तो उन्होंने एक दिन देखा डिनर में, उनका बेटा सैम कद्दू खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने शक्ल बनाई हुई है। तो वो कहती है कि मैंने उसको बोला, मुझे तो लगा था तुम्हें कद्दू पसंद नहीं है, तुम क्यों खाना चाह रहे हो? और मैंने इसके पीसेस भी इतने बड़े कट किए हैं कि तुम अपने हिस्से में से इसको निकाल सकते हो। तो उन्होंने के बेटे ने कहा, मैं ये देखना चाह रहा था मेरा टेस्ट चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो उन्हें पूछा, क्या तुम्हारा टेस्ट चेंज हुआ? उन्होंने कहा, नहीं, मेरा टेस्ट चेंज नहीं हुआ। तो वो कहती हैं कि उसको कद्दू पसंद नहीं था, लेकिन वो विलिंग था इसको ट्राई करने के लिए। इसी तरह जो बच्चों को चीज़ अभी पसंद नहीं है, 2 सालों में, 3 सालों में, हो सकता है 4-5 सालों बाद वो चीज़ उस बच्चे को पसंद आ जाए। लेकिन जब आप उसको ज़बरदस्ती करते हैं खाना खिलाने की 2 साल, तो वो जो 2 साल में उसको पसंद नहीं, हो सकता है 5 साल में उस चीज़ से वो इतना इरिटेट हो गया हो कि वो उसको ट्राई भी ना करना चाहे। तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद ना, आप ये देखेंगे जो चीज़ें आपको 2-3 ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों के साथ, जो बच्चे खाना नहीं खाते, आप इन सारी चीज़ों को अपने बच्चों के साथ अप्लाई करें, वर्कशॉप में जो बंदे थे। और फिर जब वो घर गए, तो उनकी कुछ स्टोरीज़ थी जो उनने बाद में ऑथर को बताई। अब वो हमारे पास स्टोरीज़ हैं, सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है माइकल की स्टोरी। माइकल कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि अगर मैं जैमी को बोलूँगा कि अपनी खुद को वो सर्व करे, तो मुझे नहीं लगता था कि ये वाला ऑप्शन या जो एलिमेंट हमें बताया गया कि ये वर्क भी करे। लेकिन जब मैंने उसको बताया कि तुमने खुद को खुद सर्व करना है, ये प्लेट है, इसमें जो तुम्हें दिल चाह रहा है तुमने खुद रखना है। तो वो कहते हैं, वो इतना एक्साइटेड था, वो इतना इंटरेस्टेड हो गया। उसने कहा, अच्छा वाक़ई मैं अपनी प्लेट खुद बनाऊँगा? तो उसने प्लेट ली, उसने कहा, अच्छा ये पोटैटोज़ हैं, चलो ठीक है, अब मैं ये पोटैटोज़ मैंने प्लेट में डाल दिए हैं, इसमें मैं कुछ स्ट्रिंग बीन्स डाल देता हूँ, इसमें इसको स्टफ़ कर देता हूँ। या फिर वो बोलता है, अच्छा चलो मैं मज़ीद चिकन ले लेता हूँ, मुझे अभी दिल कर रहा है। तो वो कहते हैं, एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आया, उसने ना मैश्ड पोटैटोज़ अपनी प्लेट में डाले, तो मैंने उसको रिमाइंड कराया, अपनी आँखों से उसको बताया, सारे तुम डाले जा रहे हो, बाकियों ने भी खाना है। तो उसने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं था कि मैंने शेयर करना है। लेकिन फिर जब मैंने उसको बताया, तो वो कहता है, अच्छा आपने भी खाना है? अच्छा चलिए मैं आपकी प्लेट में, फिर उसने बाकियों से भी पूछा, आपको ये चाहिए? क्या आपको वो चाहिए? हालाँकि पहले वो इस तरह के काम नहीं करता था, लेकिन जब मैंने उसको बताया, अपनी प्लेट खुद सर्व करने का बोला, और उसको जब मना भी किया, तो उसने मेरी बात आसानी के साथ समझ ली। उन्होंने कहा, पहले तो, और ये हमारा डिनर इतने अच्छे तरीके से गुज़र गया। वो कहती हैं, पहले तो ऐसे होता था कि हमारे डिनर में chaos होता था। वो खाना नहीं खाना चाहता, हम उसको ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती खाना खिलाना चाहते थे। और वो कहती हैं, माइकल कहता है, सबसे अमेज़िंग चीज़ जो हुई हमारी एट द एंड ऑफ मील, उसने डेज़र्ट के बारे में भी पूछा। पहले हम जब उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाते थे, तो उसको था होता था कि मुझे अब डेज़र्ट चाहिए, लेकिन उसने जब अपनी मर्ज़ी से खाना डाला और अपनी मर्ज़ी से चीज़ें अपनी प्लेट में डाली, खुद को खुद सर्व किया, तो खाया भी उसने अपनी मर्ज़ी से, और वो इतना फुल था, उसने डिमांड ही नहीं की डेज़र्ट की, और उसने लास्ट में ये अनाउंसमेंट की कि ये बेस्ट मील थी जो मैंने खाई थी। हालाँकि वो
माइकल बोलते हैं कि ये हमारी रेगुलर मील थी जो हमने पहले भी कई दफ़ा सर्व की हुई थी, लेकिन पहले chaos होता था और इस दफ़ा आराम से गुजर गई ये हमारा मील। इसी तरह हमारे पास मारिया की स्टोरी है। मारिया बताती हैं कि मुझे अक्सर फ़ाइट्स होती थी, फूड फ़ाइट्स होती थी बेंजामिन के साथ। मैं चाहती थी वो स्कूल जाने से पहले कुछ खाना खाए। एक दफ़ा मैंने उसको ग्रैप्स दिए, वो ब्राउन थे थोड़े बहुत, उसने कहा नहीं मैं नहीं खाता। तो मैंने उसको कहा चलो ठीक है, आप नहीं खाते, आपको पसंद नहीं है, लेकिन मैंने उसको ज़बरदस्ती नहीं किया। तो अगले दिन मैंने क्या किया, अगले दिन मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। वो बोल रही थी पिछले दिन तो मैंने ज़बरदस्ती उसको खिलाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपना मुँह बंद कर लिया तो मैंने कहा ठीक है तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं खाते। लेकिन अगले दिन फिर मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, मैंने डिफरेंट ऑप्शंस रख दिए, डिफरेंट फ्रूट्स रख दिए उसके सामने, और उसने अपनी मर्ज़ी से केला उठाया और वो चला गया। तो मुझे तसल्ली हो गई देख के कि ये भूखा नहीं गया, इसने कुछ ना कुछ खाया है। जब मैंने ज़बरदस्ती नहीं की तो उसने अपनी मर्ज़ी से चीज़ ले ली और उसने खाया भी अपनी मर्ज़ी से, मुझे भी मस्ता नहीं हुआ और ना उस बच्चे को कोई इशू हुआ। और इसके बाद हमारे पास टोनी की स्टोरी है। टोनी बताता है कि उनकी जो ट्विन्स थी वो हमेशा डिनर की में कंप्लेंट करती थी। इस दफ़ा वो पास्ता के बारे में कंप्लेंट कर रही थी, उन्होंने कहा हमें स्पिरिट्स पसंद नहीं है, आपने शेल्स क्यों नहीं लिए। तो टोनी ने कहा, मैंने उनको कहा मैंने तुम लोगों को स्पिरिट्स तो फेवरेट होते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे मोस्ट अनफेवरेट हैं। तो फिर मैंने उसको बताया कि ये सारे सेम टेस्ट होते हैं, सिर्फ शक्ल डिफरेंट होती है और आपके पेट में तो सारे जाके एक ही जैसे हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, एक मेरी ट्विन रोने लग गई, उसने कहा तो उन्होंने उसको बोला है चलो ठीक है, अगर आप लोगों को स्पिरिट्स बहुत पसंद हैं और तो हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग अगली दफ़ा जाएँगे, मार्केट में आप लोगों को लेके जाऊँगा, आपने अपनी पसंद की जो शेप आपको पसंद हो पास्ता की, आपने वही वाले लेने हैं। तो उन्होंने कहा, वो बच्चे इतने एक्साइटेड हो गए, वो उन्होंने वो डिसाइड करने लगे कि हम लोग पेजेस पे बनाएँगे, इस तरह का हम पास्ता लेंगे। लेकिन फिर मैंने उनको ये बोला कि आप लोग अब खा लो इसको, क्योंकि मैंने इसको बना लिए और मुझे पसंद नहीं है कि फूड सारी वेस्ट हो जाए और मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, मैं बहुत थक गया हूँ। तो उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने आर्ग्यू ही नहीं किया, वो लोग इतना एक्साइटेड थे अपने न्यू प्लान के लिए कि उन्होंने वही पास्ता वही स्पिरल्स ही खा लिए। और उसके बाद अब हमारे पास आती है सारा की स्टोरी। सारा बताती हैं कि उनकी बेटी सूफिया, उसको हाइपोग्लाइसीमिया था और जब वो खाने के बहुत सारी देर बाद देर हो जाती थी, जब उसको खाना नहीं मिलता था, उसका मूड उसके साथ उसका ब्लड शुगर सारा क्रैश हो जाता था। और ये होता था अगर हमें पता ना चलता कि उसको भूख लगी है, तो जब उसकी स्टेट बहुत बुरी हो जाती थी, एक्सट्रीम हो जाती थी, लगी उसको भूख होती लेकिन वो खाना खाने से रिफ्यूज़ करती थी। 7 साल की बची थी लेकिन टेंट्रम्स उसके ऐसे हो जाते थे भूख की वज़ह से जैसे वो 2 साल की बच्ची हो। तो कहते हैं एक रात हम लोग गए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो सोफिया ने बहुत सारी देर के लिए कुछ नहीं खाया था और वो उसको रोना भी आ रहा था और ना मेन्यू में उसको कोई ऐसी चीज़ पसंद आ रही थी जो उसको पसंद हो। तो कहती है मैं और मेरा हस्बैंड उसके साथ हमेशा से सख्त थे कि हम लोग जब उसकी कंडीशन होती है हम कहते हैं अगर तुम्हें मूड अच्छा करना है तो तुमने फूड डालनी है अपनी बॉडी में, तुम्हारा मूड इसलिए ख़राब है क्योंकि तुम भूखे हो। तो फिर वो चिल्लाती थी नहीं भाई मैं अपसेट नहीं हूँ और मुझे खाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं बच्चों की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करूँगी, हेल्थ इशू है या फीलिंग इशू नहीं है। तो इस दफ़ा उन्होंने कहा कि मैंने उसको बोला, मैंने उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट की। मैंने कहा मुझे पता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है और रेस्टोरेंट है इसमें स्ट्रीट फूड है जो आपको पसंद भी नहीं है और ये आखिरी जगह है जहाँ पे आप होना चाहती हो। और सारा कहती है मैं खुद भी ये आखिरी जगह है जहाँ पे मैं होना चाहती कि एक बच्चे के साथ, स्क्रीमिंग किड के साथ। तो फिर वो उस बच्ची ने सूफिया ने फ़ौरन रिप्लाई किया, उसने कहा हाँ मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, हमेशा होता है जब मैं भूखी होती हूँ और मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए होता है मैं बेहतर महसूस करने के लिए। तो उस बच्ची ने रोल पकड़ा और च्यू करना स्टार्ट कर दिया। तो उनका मैं इतनी हैरान हुई, वो अक्सर जब इस स्टेट में होती है तो अक्सर वो लड़ती है, लेकिन इस दफ़ा उसने उसने सेल्फ नॉलेज शो किया और वो उसने एक्सेप्ट किया, बताया और उसके बाद सॉल्यूशन पे भी आ गई। उसको था कि उसको भूख लगी है और उसने खाना भी स्टार्ट कर दिया। वो कहती हैं जब मैंने उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया, बात भी आसानी के साथ क्लियर हो गई। और इसके साथ एक और हमारे पास है सारा की स्टोरी। सारा बताती हैं कि उनके प्री-स्कूल में हर स्प्रिंग में फूड यूनिट होता है, तो वो बच्चों के साथ बात करते थे हेल्दी फूड्स के बारे में और उन्होंने अपने सहन में वेजिटेबल गार्डन भी ग्रो किया हुआ था। तो बच्चे अपना सलाद बनाते थे, जो वेजिटेबल्स उन्होंने ग्रो की गई थी खुद बनाते थे, लेटिस, पीस और रेडिश। लेकिन वो कहती है ये कितनी आयरॉनिक था कि मैं अपने बेटे को हेल्दी फूड नहीं घर में खिला सकती थी, लेकिन हम लोग उधर स्कूल में बच्चों को खिलाते थे। मैं अक्सर उसको बताती तुम डेजर्ट नहीं ले सकते जब तक तुम अपनी प्लेट को क्लीन नहीं करोगे, लेकिन वो कहती थी
उसको परवाह नहीं होती, वो हमेशा कहता है ठीक है मैं डेज़र्ट नहीं खाऊँगा, आप ज़बरदस्ती खाना खिलाने की डेज़र्ट की बात करती हैं, मैं नहीं खाऊँगा। तो इस दफ़ा हमने सोचा कि मैंने इस दफ़ा उसको एम्प्टी प्लेट का आइडिया दिया। मैंने ट्राई किया, मैंने फ़िश बनाई और वो बहुत अच्छी बनी। तो वो कहती हैं कि मैंने अपने बेटे को दिया लेकिन उसने कहा मैंने नहीं खानी। तो बाकी सब ने खाई, सबने कहा बहुत अच्छी है और मेरे हस्बैंड ने भी जेक को बोला कि तुम खाओ, लेकिन उसने कहा नहीं मैं नहीं खाता। तो मैंने कहा ठीक है तुम नहीं, अगर तुम्हें दिल नहीं कर रहा तो तुम नहीं खा सकते, ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा डेज़र्ट की क्या? नहीं कोई मसला नहीं है, तुम डेज़र्ट ले सकते हो, तुम खाना ना खाओ, तुम डेज़र्ट खा सकते हो। तो कहती हैं खाने के दरमियान में मैंने ये देखा जेक का हाथ आया और उसने ना कुछ फ़िश पकड़ लिया और मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो मेरे इंसिस्ट किए बगैर कोई चीज़ खाएगा। तो कहती हैं बाकी का तमाम हफ़्ता मील टाइम मेरा बहुत रिलैक्स रहा था। मैं बहुत कम आर्ग्यू किया था करती थी, जो पहले हम लोग आर्ग्यू करते थे ड्यूरिंग मील टाइम, वो आर्ग्यू भी कम हो गया था। तो एक दिन वो कहती हैं जैक ने मुझसे पूछा कि कितने सलाद के बाइट्स वो ले सकता है, कितने खाने चाहिए? तो उसने कहा, तो मैंने उसको बोला आस्क योर स्टमक, तुम खुद देखो तुम्हें कितने बाइट्स की ज़रूरत है, तुम्हारा स्टमक कितना सलाद ले सकता है। उसके बाद हमारे पास है टोनी की स्टोरी। टोनी बोलता है कि जब उसकी ट्विन्स थी 3 साल की तो वो जूस फ्रेंड्स थी। खाने के टाइम वो सॉलिड नहीं खाना चाहती थी, वो सिर्फ़ जूस पीती थी। कहते मैंने जूस को पानी के साथ भी डिल्यूट किया कि वो चिकन लें, ब्रोकोली लें या फिर जूस का फ्लेवर चेंज करने की दे दी, लेकिन वो कहते वो कुछ भी नहीं खाते थे। वो बस कहते थे नहीं भाई हमें जूस चाहिए, हमेशा एक बैटल होती थी। तो कहते हैं जब भी आर्ग्यू करते थे जब मैं उनके साथ आर्ग्यू करता था वो रोते थे। फिर उन्होंने कहा अच्छा मैंने ना छोड़ दिया, मैंने उनको ज़्यादा सख्ती करने की कोशिश नहीं की। तो वो कहते हैं मैंने सोचा कि मैं ना अपना एनवायरनमेंट चेंज करता हूँ, मैंने जूस लाना ही छोड़ दिया। मैंने वो किया, ग्रोसरी से जूस नहीं लेके आता था, सिर्फ़ मैंने उनके सामने पानी रख दिया। जूस लेना ही छोड़ दिया। तो हाँ, आपने फैंसी करना है, आप खुद लेमन डालें उसमें, आप जूस बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बच्चों ने कुछ दिन तो बच्चे बहुत सीखे पहले दिन, लेकिन फिर बाद में पता चल गया नो जूस पेटल्स। वो कहते मेरे लिए एक रिलीफ था। तो लेकिन उसके बाद भी बच्चों के अपने इश्यूज़ थे, वो खाना मेरी मर्ज़ी से नहीं खाते थे और जब मैं उनको खिलाने के लिए देता था वो स्पून्स को रिजेक्ट कर देते थे। और वो अपने प्लास्टिक फ्रॉक्स जो उनके होते थे वो उनको एज़ स्पून यूज़ करते थे। तो वो कहते हैं ये सब कुछ इतना वियर्ड था, मुझे नहीं पता था कि मैं बच्चों एज़ अ पेरेंट होना कितना समटाइम्स कितना वियर्ड हो सकता है। बच्चे आपकी बात ही नहीं सुन रहे और आप उनके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप उनकी फ़रमाइश नहीं पूरी कर सकते। लेकिन वो स्टार्ट में था, उन्होंने कहा बाद में सब कुछ सेट हो गया था। इसके बाद है हमारे पास ये इस सारे जो मैंने बात की है ओवरऑल ये एक हमारे पास रिमाइंडर है। इसमें एक ये है, हमें बताया गया है कि आप रेज़िस्ट करें कुछ अर्जेस को इस तरह से कि अपने बच्चे को आप लोग ज़बरदस्ती ना करें कि आपने अपनी उस बच्चे ने अपनी प्लेट साफ़ करनी है या एक स्पेसिफ़िक फ़ूड खानी है या आपने इतनी इतनी आपके पास खुराक है, इतनी आपने खुराक लेनी है। या आप उनको डेज़र्ट ऑफ़र ना करें एज़ अ रिवॉर्ड कि आप हेल्दी फ़ूड खाओगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर ये आपकी पनिशमेंट है, आपको डेज़र्ट नहीं मिलेगा जब आप खाना नहीं खाओगे। या फिर इस तरह से ना करें, अपने बच्चों को लेबल ना करें कि आप पिकी ईटर हो। या फिर जब वो फूड आपका होता है अपनी मील टाइम को बैटल ग्राउंड ना बनाएं। इसकी बजाय आप इस तरह से कर सकते हैं, बच्चों की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें। अगर बच्चा आपको चिकन खाने के मूड में नहीं है तो ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट करें, आपको चिकन तो पसंद है लेकिन आज आप मूड में नहीं हो, और उनके पास उनको ऑफ़र दें, चॉइसेस दें। बच्चों के सामने प्लेट रखें, उनको बोलें आप खुद को खुद सर्व करो, जितना आपको चाहिए वो आपको। या फिर आप ऐसे करें बच्चों को, बच्चे अगर नहीं खाना चाह रहे कोई ग्रोन अप फूड, आपने स्टेक ना है, मैश पोटैटोज़ है, कुछ भी नहीं, आप सिंपली उनको आप पीनट बटर सैंडविच बना के दे सकते हैं। या फिर वो कोई और चीज़ खाना चाह रहे हैं, सिंपल चीज़ बॉइल्ड एग, ये चीज़ और ब्रेड आप उनको वही दे दें। कोई अगर वो नहीं खाना चाह रहे उनके ऊपर ज़बरदस्ती ना करें। और है मैनेज द इन्वायरमेंट, कोशिश करें ये जो बच्चों के सामने स्वीट्स होते हैं या शुगरी ड्रिंक्स होते हैं आउट ऑफ साइट रखें, ताकि बच्चों को टेम्प्ट ना हो। जब चीज़ सामने होती है तो बच्चों को टेम्पटेशंस होती हैं, जिस तरह बड़ों को होती है उस तरह बच्चों को भी होती है। और है हमारे पास एक और पॉइंट है, पुट द चाइल्ड इन चार्ज।
कोशिश करें प्लानिंग में, शॉपिंग में या जब खाना तैयार कर रहे हों, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि बच्चों का भी इसमें इंटरेस्ट हो। और है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दें, बच्चों को बोलें कि आपके टेस्ट चेंज होते रहते हैं, अगर आपको कोई चीज़ अभी पसंद नहीं आ रही, ज़बरदस्ती खाने की ज़रूरत नहीं है, आप वो चीज़ कुछ अरसे बाद देखें तो वो बच्चों को पसंद आएगी। बस यही तकरीबन हमारे पास पॉइंट्स थे। जज़ाकिल्लाह खैर। अब आगे नवीन बताएंगी। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू हरीश। नाउ इट्स माय टर्न। जी, तो सबसे पहले पॉइंट है मेरा मॉर्निंग मैडनेस। सुबह सुबह घर से निकलना, और बच्चों के लिए घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। उनको बिस्तरों से निकालना, घर से निकाल के फिर बाहर की दुनिया में लेके जाना, बच्चों के लिए अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उन्हें इस सारे प्रोसेस में से गुज़ारना। तो एक पेरेंट हैं जूली, वो अपनी स्टोरी शेयर करती हैं कि उनका 2 साल का बच्चा है और उनके लिए रोज़ाना ये एक जंग होती है कि उसे बिस्तर में से निकालना, चेंज करवाना और उसे कार सीट में बिठाना। तो कहती हैं कि वो हर चीज़ ट्राई करके देख ली है उन्होंने, कि उसे, वो कहती है, मैंने थ्रेट करके भी देख ली है, उसे मैंने ये भी कह के देख ली है कि बस अब निकल जाओ 1 2 3, मैंने उससे बात करके भी देख ली है कि आप कपड़े पहनो, हमें जाना होगा। वो कहती है हर चीज़ मैंने ट्राई करके देखी है, लेकिन ना बच्चा बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहा, और किसी भी तरह ना वो सुबह उठ के कपड़े चेंज करके कार सीट में बैठने पे रेडी नहीं हो रहा था। वो कहती हैं कि कभी-कभी मुझे 10 से 20 मिनट लग जाते हैं सिर्फ़ उसे कार सीट में बिठाने के लिए ज़बरदस्ती। तो कुछ पेरेंट्स हैं वो उसको सजेशन दे रहे हैं कि किस तरह से आप इस इश्यू को लेके चल सकती हैं। तो एक पेरेंट है, उन्होंने बड़ी मज़े की सजेशन दी है। वो कहते हैं कि ट्राई क्लॉथ टॉकिंग, कि आप ना ये ट्राई करें कि जो कपड़े हैं ना वो बातें करें। वो कह रहे हैं, सॉक्स कह रहा है कि मैं बेबी के फुट में जाने लगा हूँ, लेकिन मैं बेबी के फुटी में नहीं जाना चाहता, इसकी तो टो बहुत स्मेली है, ये शर्ट जाने लगी है आपके गले में, ओहो, लेकिन ये स्टक ना हो जाए। एक पेरेंट बता रहे हैं कि वो रोबोट टॉकिंग करते हैं। ही प्लेज लाइक मतलब वो कहते हैं कि ये कपड़े आ रहे हैं और अब ये शर्ट इसके गले में जाएगी। मैलफंक्शन, द शर्ट स्टक इन द डोर्स। वो कहते हैं कि मेरे बच्चे को ना रोबोट टॉकिंग पसंद है, तो मैं ऐसे बात करता हूँ सुबह सुबह जैसे रोबोट है। एक पेरेंट ने कहा कि ना मैंने अपने बच्चों को ये कहा है कि आप लोग ना सुबह सुबह तैयार हो जाया करो, ठीक है? उसके बाद ना हमारा प्ले टाइम होगा, जो टाइम बच जाएगा। अगर आप लोग जल्दी से तैयार हो जाओगे ना, तो उसके बाद जो टाइम बचेगा ना वो प्ले टाइम होगा। और वो कहते हैं कि मेरे बच्चों को ना कुशन वाली फाइटिंग बहुत पसंद है, तो हम बच्चों के साथ ना जो टाइम बच जाता है ना वो खेलती हैं। तो बच्चों को ये आइडिया होता है कि अगर हम जल्दी तैयार होंगे ना, तो उसके बाद अगर हमारे पास कुछ फ्यू मिनट्स बच गए तो मामा पापा हमारे साथ खेलेंगे, तो वो खुद ही टाइमली तैयार हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने डिस्कस की है कि बच्चे को कार सीट में बिठाना, चेंज कराना तो एक अलग चैलेंज है, उठाना भी एक अलग चैलेंज है। बिस्तर में से तो निकालना पड़ेगा ना सुबह-सुबह बच्चे को, और फिर छोटे बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है जब तक आप उनको लड़ाई झगड़ा ना डालो उनके साथ। तो वो कह रही हैं कि एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप बच्चे के साथ ना लेट जाओ उसके बिस्तर में घुस के, टक इन हो जाओ और ना उसको प्यार से समझाते रहो, आहिस्ता-आहिस्ता उसको उठाते रहो, उसको टैप करते रहो, उसके साथ अच्छी-अच्छी बातें करो। तो बच्चा, वाक़ई ये मैंने भी करके देखा, मैंने करना शुरू किया उमर के साथ। तो मैं पहले उमर के साथ थोड़ी देर लेट जाती हूँ, फिर नुसैबा के साथ 4-5 मिनट लेट जाती हूँ। जो उठ जाता है उसको भी साथ ले आती हूँ दूसरे के पास, तो बच्चे आराम से उठ जाते हैं। वाक़ई ये इट्स वर्किंग फॉर मी। तो कुछ यहाँ पे स्टोरीज़ हैं जो पेरेंट्स शेयर कर रही हैं इन चीज़ों के हवाले से। तो एक मदर हैं ऐना, और वो कह रही हैं कि मैंने ना अपने बच्चे को ये कहा है, उससे बात की है कि देखो सुबह-सुबह आपको ना उठने में मसला होता है ना, जल्दी रेडी होने, आपको सुबह-सुबह उठ के चेंज करना नहीं पसंद, ठीक है? जल्दी-जल्दी उठना फिर चेंज करना ये आपको पसंद नहीं है। तो क्यों ना हमने जो कपड़े सुबह पहन के जाने होते हैं, हम वो रात में पहन के सो जाया करें। वो कह रही थी कि उसके कंफर्टेबल क्लॉथ्स थे, तो वो पहन के सो भी सकता था और वो ईज़ी थे, कोई ऐसा मसला नहीं था। तो मैंने उससे बात की तो उस पे खुशी-खुशी एग्रीड हो गया।
उसका मसला भी रिज़ॉल्व हो गया और सुबह-सुबह उसको वो धक्कम-पेल भी नहीं करनी पड़ती थी। तो जब उसने सुबह बच्चे को कपड़े पहनाने होते थे ना, वो उसे रात को पहना के सुला देती थी। 2 साल के बच्चे होते हैं, आप उनको पहना के सुला सकते हो। अच्छा, एक पेरेंट है माइकल, वो कह रही हैं कि उनका जो बेबी है ना, उसको सुबह-सुबह मॉर्निंग में ना लीगो से खेलना बहुत पसंद था। तो वो सुबह-सुबह उठने के बाद रेडी भी हो जाता था, सब कुछ कर देता था, लेकिन उसके बाद ना वो लीगो से खेलने बैठ जाता था। अब लीगो से उसे हटाना और गाड़ी तक लेके जाना एक बहुत बड़ा मसला बन जाता था। वो किसी तरह भी लीगोस को छोड़ने को तैयार नहीं होता था। तो वो कहते हैं कि ये रोज़-रोज़ की जंग थी। अगर वो खेलना शुरू कर देता था, फिर उसे घसीट के लेके जाना पड़ता था गाड़ी तक। अब उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ना ये सोचा कि बच्चे से ना प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को इस्तेमाल किया जाए। तो बच्चे से ना हम लोगों ने डिस्कस किया कि देखो, सुबह-सुबह जब आप लीगो से खेलना शुरू कर देते हो तो हमें कितना बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और ये डेली है। तो चलो हम ना कुछ इसके लिए ना सॉल्यूशंस निकालते हैं, हम दोनों बैठ के। तो बच्चे से उन्होंने कहा कि उन्होंने ना उससे उन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात की कि हमें क्या-क्या फेस करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप लीगो से सुबह के टाइम खेलना बंद कर दो और लीगो का टाइम ही शाम के टाइम रख दो, तो कैसा रहेगा? कि आप शाम को अच्छी तरह देखो, लीगो एक ऐसा प्ले है कि आपको ना टाइम चाहिए होता है, तो फिर आप भी अपने प्ले टाइम में डिस्टर्ब होते हो। तो आप ऐसा करो कि लीगोस का टाइम चेंज कर देते हैं, आप शाम को लीगोस से खेला करो। या एक और काम करते हैं कि लीगोस का जो एक कैरेक्टर होता है ना, उसको हम साथ ले जाया करेंगे, वो हमारे साथ कार सीट में बैठा करेगा। तो आपको क्या लगता है? ये थोड़े से लीगोस भी ले जाया करो, रास्ते में खेल लिया करो। तो उन्होंने ना 3-4 उससे डिस्कस की सॉल्यूशंस, लेकिन ना बच्चा कोई उस वक़्त ना किसी भी सॉल्यूशन पे एग्री नहीं हुआ। उसने डिस्कस तो किया, लेकिन ना वो एग्री नहीं हुआ और वो उठ के चला गया। लेकिन पेरेंट ने कहा कि इसको सिर्फ डिस्कशन में लेके जाने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि बच्चे ने अल्टीमेटली मॉर्निंग टाइम में लेगो से खेलना खुद ही छोड़ दिया। मतलब उसने अंडरस्टैंड कर लिया कि दैट इज़ अ प्रॉब्लम एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो उसने खुद ब खुद ही लेगो से खेलना मॉर्निंग में छोड़ दिया। अब मारिया हैं एक पेरेंट, वो अपनी छोटी सी स्टोरी डिस्कस कर रही हैं कि उनका बेबी है बेनियामीन। वो ना सुबह-सुबह रेडी नहीं होता था, चेंज नहीं करता था। तो वो कहती है मैंने उस बहुत कोशिश की उसे कपड़े बनाने की, लेकिन ना वो पूरे घर में भागी जा रहा था। तो कहती है मैंने उसके कपड़े पकड़ के ना तो फ्लोर के ऊपर रख दिए, बिल्कुल उसी तरह ही जैसे ऊपर शर्ट, नीचे पैंट, नीचे सॉक्स। और मैंने कहा वाओ! ये तो एक और अनदर बेनियामीन आया हुआ है और बेनियामीन तो लेटा हुआ है। तो थोड़ी देर में क्या किया बेन्यामीन ने, वो जाके उस उन कपड़ों के ऊपर लेट गया और खुद ब खुद ही वो कपड़े पहनने लग गया। अच्छा, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। मॉर्निंग मैडनेस के लिए हम लोगों ने जो इन्होंने दिए हुए हैं कि आपने किस तरह से टैकल करना है पूरी मॉर्निंग मैडनेस को। पहला पॉइंट उन्होंने दिया है बी प्लेफुल। जैसे उन्होंने बताया था ना, रोबोट टॉकिंग, शू टॉकिंग, इस तरह से अगर आप बच्चे के साथ थोड़ा-सा खेल-खेल में उसके साथ उसे कपड़े पहनाने की कोशिश करोगे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उन्होंने कहा है कि आप उसे चॉइसेस ऑफ़र करो। जैसे वो जो लीगो वाला बच्चा था ना, उसका फ़ादर उसे कहता था कि अच्छा, अगर तुम गाड़ी की तरफ जाओगे तो बैकवर्ड चल के जाओगे या फॉरवर्ड चल के जाओगे? या थर्ड पॉइंट इज़ पुट द चाइल्ड इन चार्ज, कि आपने बच्चे को ना टाइमर सेट करके दे दिया। आपने बच्चे को कहा कि बेटा तुम ज़रा टाइम का ध्यान रखना, जैसे ही हम लोग लेट हो रहे हैं और हमारा निकलने का टाइम होगा ना, आपने फ़ौरन मुझे बताते रहना। तो बच्चे को आपने इंचार्ज दे दिया, वो खुद ही कहेगा कि मामा निकलने का टाइम हो गया, अदरवाइज़ वी आर गेटिंग लेट। तो बच्चे को जब आप चार्ज दें ना चीज़ों का, तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फ़ील करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी आप इस्तेमाल करें सुबह, कि आप मॉर्निंग रूटीन का चार्ट बनाएँ और ताकि बच्चे को पता हो कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, और बच्चे को इन्वॉल्व करें, उसके साथ बैठ के बनाएँ आप चार्ट। एक्नॉलेज फीलिंग्स। अब ये बच्चे को आपने फ़ील करवाना है कि हमें आइडिया है कि सुबह-सुबह आपके लिए अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल के बाहर जाना मुश्किल है। हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये बच्चे को रियलाइज़ कराना है कि हम उसकी इश्यू को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू उन लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की है, सिबलिंग राइवलरी। तो ये वाक़ई है, ये तो बहुत बड़ा इश्यू है और हर घर में चल रहा होता है।
तो जोआना एक पेरेंट हैं, वो कहती हैं कि ना जो मेरा एल्डर सन था ना जेमी, वो शुरू में तो बहुत खुश था कि उसकी ना बहन आ रही है। 2 साल बेहतर गुज़र गए कुछ, लेकिन जब 2 साल की हुई ना, वो उसकी पर्सनल टॉयज़ को और उसके खेल को इन्वेड करना शुरू हुई। जैसे वो उसके ब्लॉक्स वो बना रहा होता था, वो गिरा देती थी और वो शाउट करती रहती थी उसके अराउंड, और पेरेंट्स की अटेंशन को ज़्यादा डिमांड वो करती थी ऑब्वियसली, तो वो पेरेंट्स ज़्यादा उसको अटेंशन दे रहे होते थे। तो जो बड़ा एल्डर जेमी था ना, उसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ील करना शुरू कर दिया कि जब से ये आई है ना, तो मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई है भई। तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि अब वो बच्चे से, अपनी छोटी बहना से ना नफ़रत करने लग गए। अब वो कहते हैं कि बस मुझे ये नहीं चाहिए थी, ये क्यों आ गई? अच्छा, एक और पेरेंट बता रही हैं कि आपका तो बच्चा 2 साल तक तो कुछ बेहतर रहा ना, मेरे बच्चे ने बिन्यामीन ने आज तक इज़ाबेल को एक्सेप्ट ही नहीं किया। पहले दिन से पैदा होने से ही नहीं एक्सेप्ट किया। वो पहले दिन से शिकायतें कर रहा है कि ये जो बेबी आया है ना, आप इसको वापस दे दें, ये क्यों आ गया हमारे घर में? हर वक़्त ये कहता है कि इसके डायपर से मुझे स्मेल आ रही है, जब देखो इसका नैपिंग का इश्यू रहता है कि ये सो रहा है, मैं शोर ना करूँ, वो नैप ले रहा है, मैं शोर ना करूँ। तो इस पे सब लोगों ने उसके साथ एग्री किया कि ये वाक़ई ना बड़ा पेनफुल होता है, घर का ये जो माहौल होता है ना, ये वाक़ई बहुत पेनफुल होता है। मतलब पेरेंट थक जाता है, बच्चे को समझा-समझा के, लेकिन उसकी सुई वहीं अटकी होती है। ये वाक़ई मुझे भी थोड़ा-सा फ़ेस करना पड़ा है, क्योंकि नुसैबा 4 साल की है और उमर तकरीबन 3 साल का होने वाला है, नुसैबा साढ़े 4 साल की है। तो मैंने भी इस इश्यू को ना बहुत फ़ेस किया, और बंदा कहता है यार, मतलब इसी में फँसे रहो, कि उसे समझाते रहो बेटा वो बेबी भैया है, वो छोटा है, हर पॉइंट पे समझाते रहो। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है पेरेंट के लिए कि हर वक़्त ना वो इस सिबलिंग रिवैल्री से तंग आ जाता है। तो सबने उससे एग्री किया कि मतलब घर का माहौल ना एक फैमिली की तरह होना चाहिए, और तभी एक अच्छा एनवायरनमेंट बनता है कि सब मिल-जुल के खेल रहे हों। अगर इस तरह का एनवायरनमेंट हर वक़्त घर में हो ना, तो पेरेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। तो वो इसको पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम एक फैमिली एनवायरनमेंट घर में बना सकते हैं। स्टार्ट विद एक्सेप्टिंग फीलिंग्स। सबसे पहले तो आपने बच्चे को ये फ़ील कराना है कि मुझे आइडिया है कि आप किस चीज़ से गुज़र रहे हो। मुझे आइडिया है कि जब इट्स रियली डिफ़िकल्ट व्हेन अ 2 ईयर सिबलिंग इज़ अराउंड, और जो 2 साल के बच्चे होते हैं ना, वो बड़े तंग करते हैं, उनको ना चीज़ें समझाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप ना बच्चे को इस तरह से स्टोरी बना के बताना शुरू करें कि जब तो आप 2 इयर्स के थे ना, तो आप भी ऐसी शरारतें करते थे। मुझे याद है 2 साल के बच्चे ना बड़े हार्ड होते हैं। आप ना आपके कैबिनेट से, किचन के कैबिनेट से सारी चीज़ें निकाल के गिरा देते थे। मैं बार-बार रखती थी, और ये तो बच्चे करते ही हैं। मैं बार-बार उठा के रखती थी, आप फिर गिरा देते थे। और आपको पता है, एक दफ़ा आपने चीरियोज़ का पूरा पैकेट नीचे गिरा दिया, और दे आर काइंड ऑफ पापड़। तो आप उसके ऊपर ना क्रंच, क्रंच, क्रंच करके जंपिंग कर रहे थे, और आप कहते थे बस मैंने गाड़ी के ऊपर चढ़ना है, मैंने गाड़ी के ग्लास पे चढ़ना है, और मैंने उतरना ही नहीं है। मतलब आप उसे रियलाइज़ कराएँ कि वो भी कभी 2 साल का था, और वो भी इतना ही टफ़ था। और आप उसे कहें कि आई बेट यू विश टू बी द ओनली चाइल्ड। मुझे यकीन है कि आप चाहते हो कि बस आप ही होते घर में, और कोई बेबी बहन-भाई ना होता। और आप बेबी को ये फ़ील करवाएँ कि ही इज़न्ट डिस्प्लेस्ड, ही इज़ स्टिल अ बेबी फॉर अस। आप उसको ये फ़ील कराएँ, कभी-कभी उसके साथ भी बेबिंग करें। आप उसे गोद में लें, आप उसे कहें ये वाला बेबी तो एल्डर बेबी है, ये द स्ट्रॉन्गेस्ट बेबी ऑफ द वर्ल्ड है। ये वाला मेरा बेबी बड़ा हेल्पफुल है, ये अच्छा बेबी है। उसको फ़ील कराएँ कि वो भी बेबी है, और उसे भी इस तरह का टाइम दें जैसे आप 2 साल के बच्चे को दे रहे हैं। उसे रियलाइज़ कराएँ कि आप उससे भी एक बेबी की तरह प्यार करते हैं। और आप ना उसको ये रियलाइज़ करवाएँ कि वो एक अच्छा काइंड ओल्डर ब्रदर है। जैसे आप उसे कहें कि जब बेबी थोड़ा और छोटा था ना, 1 ईयर का था, तो आप उसके लिए बबल्स ब्लो करते थे, फिर उसे बबल्स को पॉप करना इतना अच्छा लगता था। आप छोटे भैया के साथ ना पीका-बू खेलते थे, उसको बहुत पसंद था। वो इधर-उधर छुप जाता था, और फिर इतने कहके लगाता था जब आप उसे पीका-बू करते थे। और एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं ना, और ये मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट है, हेल्प हिम टू सी हिमसेल्फ इन अ पोजीशन हेल्पर रादर देन राइवल। आपने उसको ये फ़ील करवाना है
कि वो रिस्पॉन्सिबल है, वो भैया का ध्यान रख रहा है, वो मामा की हेल्प कर रहा है एक बेबी को संभालने में। जैसे आप अगर किचन में खाना बना रहे हैं तो आप उसे कहें कि मामा तो खाना बना रही हैं, उतनी देर में आप प्लीज़ बेबी को एक कुकी दे दोगे। आप थोड़ा-सा बेबी का ध्यान रखोगे कि वो गिर ना जाए। मामा थोड़ा-सा बिज़ी हैं तो आपको देखना होएगा कि आप बेबी का ध्यान रख रहे हो अच्छे तरीके से। आप एल्डर भैया हो, उसको भी इस तरह की स्टोरी जो छोटा बच्चा है ना, उसको भी इस तरह की स्टोरी सुनाएँ जो बड़े बेबी के पास बैठ के, कि आज तो भैया ने बड़ा अच्छा काम किया। आपको पता है उसने सैंडविच बना के दिया हमें, पीनट बटर लगाया, उसके ऊपर कुछ टॉपिंग्स की, वो शेल्फ पे चढ़ा, उसने नाइफ़ उतारी, उसने पीनट बटर लिया, फिर उसने इतने अच्छे तरीके से उसको लेयर किया ब्रेड के ऊपर। फिर उसने हमें यम्मी मील बना के दिया, आज हमें बड़ा मज़ा आया। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि आप ना सम टाइम उससे बात करें कि प्रोज़ एंड कॉन्स क्या होते हैं, एक छोटा बहन-भाई होने की। मतलब आप उससे ये इस तरह से बात करें कि क्या आप चाहते हो कि ये मर जाए? मतलब ये कहने में बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप बच्चे से ना बिल्कुल उसकी जो वो फ़ील कर रहा है ना, आपने उसके लेवल पे जाना है। तो आप बच्चे से पूछो कि आप क्या चाह रहे हो? तो बच्चा ऐसे बच्चा ना आपके पास एक पेरेंट बता रही हैं कि मेरे पास ना खुद ही मेरा बेटा आया और उसने कहा कि बाबा मुझे पता है कि ना मैं चाहता हूँ कि मैं ना बस अकेला ही बहन-भाई होता। तो मैं कितनी हैप्पी मेरी ज़िंदगी थी जब ये छोटा बहन-भाई नहीं था ना, मैं बड़ा हैप्पी था। तो पेरेंट कहते हैं कि मैंने सोचा कि अब तो बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी जो ये मुझे शिकायतें करेगा। लेकिन उसने फिर कहा कि लेकिन बहरहाल ठीक है, अब भी ठीक है। अब एक पेरेंट कह रहा है कि ना बच्चे खेल रहे थे, तो वो दोनों कलर्स कर रहे थे। एक बच्चा कह रहा था मैंने भी इस तरफ कलर करना है, छोटा कह रहा था मैंने भी इस तरफ करना है, बड़ा कह रहा था मैंने भी इधर करना है। तो पेरेंट कह रही है मदर कि मैंने सिर्फ़ ये कहा कि ये बड़ा मुश्किल है जब दोनों बच्चे एक तरफ कलर करना चाह रहे होते हैं, ज़ाहिर है दोनों तो एक तरफ नहीं कर सकते ना। ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया। ये हमने पहले भी पढ़ा था ना कि बच्चे को ये रियलाइज़ करना है कि छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स भी जैसे बाकी उसके लिए बहुत बड़े होते हैं, जितने हमारे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं ना, बच्चे के लिए छोटे-छोटे प्रॉब्लम भी इतने ही बड़े होते हैं। तो उसे ये रियलाइज़ करना है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो बड़ा बच्चा खुद ही कहने लगा कि इट्स ओके, छोटे में भी इधर कर लेते हैं, मैं दूसरी तरफ कर लेता हूँ। अच्छा मारिया अब अपनी स्टोरी बता रही हैं कि मैंने ना बिन्यामीन से ये बात की कि व्हाट टू डू टू गेट रिड ऑफ द बेबी। चलो हम ऐसा करते हैं कि हम लिखते हैं कि बेबी के साथ क्या-क्या करना चाहिए। आप ना मुझे एक लिस्ट बना के दो कि बेबी को आप क्या चाहते हो कि बेबी के साथ कैसे डील किया जाए। तो उस बच्चे ने क्या लिखा? उस बच्चे ने लिखा कि ना उसको एक रोप से टाई करके ना तो उसे स्पिन करके ना बहुत दूर फेंक दें, या फिर ना उसको किसी प्लेन पे बिठाएँ और ना उसे बहुत दूर भेजें। मतलब बच्चा बस उससे जान छुड़ाना चाहता है। और उसने ये लिस्ट बनाई और लिस्ट बनाने के बाद उसने कहा कि ना छोटी बहन ना सो रही है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं उसे उठाता हूँ ना प्यार से टैप कर के, तो वो हँसती हुई उठती है, मम्मा मैं जाके उसे उठाती हूँ। मतलब आप कनेक्शन देखें कि उसने वो लिख लिया, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल लिया, लेकिन उसे फिर छोटी बहन की फ़िक्र पड़ गई कि मामा मैं उसे उठा के लाता हूँ। तो ये कोई इस तरह के बच्चे से बात करना जो है ना, ये कोई इतनी जैसे हमें लगता है ना कि बहुत गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। उसकी सिर्फ़ फीलिंग्स को बाहर निकालना होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब चीज़ें बेबी के साथ करने लग जाएगा। अब जोआना कह रही हैं कि मैं खाना बना रही थी तो जो मेरा बड़ा बेटा है ना वो छोटी बहना के साथ रूम में था। छोटी बहना बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने कहा कि ओहो! मुझे लगता है कि बड़े भैया को मेरी हेल्प चाहिए, मुझे आना होगा छोटी बहना को देखने के लिए। तो वो कहता है तो उसने आगे से मामा को कहा नो नो आई एम फिक्सिंग इट। मतलब मैं छोटी बहनों को हैंडल कर लूँगा, इट्स ओके मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, और उसने खुद ही अपनी बहनों को हैंडल कर लिया। तो आप बच्चे को थोड़ा-सा ना इंचार्ज दें। ये चीज़ वाक़ई बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने घर में भी ना ये ट्राई करके देखी है कि मैं नुसैबा को जब उमर का चार्ज देती हूँ ना कि भैया का ध्यान रखना, तो वो ना बड़ी रिस्पॉन्सिबल होके एक बड़ी बहन बन के निकलती है। मैंने ना उसको ये चीज़ उसके ज़हन में डाली हुई है व्हेन मामा इज़ नॉट अराउंड, एल्डर सिस्टर इज़ मामा। तो वो ना बड़ी रिस्पॉन्सिबल होके भैया मामा अय्या भी मामा ही होती है, वो ये बोल-बोल के ना उसे चुप करा रही होती है जब मैं इर्द-गिर्द नहीं होती। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये वाक़ई हेल्पफुल है ये तरीका। अच्छा ऐना अपनी स्टोरी बता रही हैं कि शी वाज़ एक्सपेक्टिंग
तो उसने ना अपने बेटे को बताना था कि हमारे घर में ना एक बेबी आने वाली है। तो उसने कैसे किया कि उसने ना अपने भाई पहले तो बताया ना अपने बेटे को, तो वो बिल्कुल रेडी नहीं हुआ, एक और बेबी नहीं आना नहीं चाहिए। तो उसने उसको ऐसे समझाया कि यू आर द वन टू होम आई ब्रोक द न्यूज़। आप पहले बच्चे हो जिसको मैंने ये बताया है कि एक बेबी आने वाला है, ये तो हमारा सीक्रेट है। तो वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल फील करने लगे कि अच्छा मामा ने तो बस मुझे बताया। फिर वो कहती है मैंने ना उसे इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि हमें तो एक और बेड चाहिए होगा, हमें एक कॉट चाहिए जिसमें छोटा बेबी लेटे। आप क्या कहती हो कि एक और बेड हो, तो हम कहाँ वो बेड सेट करें? तो उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि हम बंक बेड रख लेते हैं। मतलब उसने उसे इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया और वो पहले से ही रेडी हो गया बच्चा इस चीज़ के लिए। तो अब सिबलिंग राइवलरी के लिए भी उन्होंने कुछ रिमाइंडर दिया है कि आपने किन पॉइंट्स को ज़हन में रखना है इसको टैकल करने के लिए। सबसे पहले तो वही है कि एक्सेप्ट फीलिंग्स। मतलब आप बच्चे को कहें ओहो इट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग टू हैव अ बेबी अराउंड। ये मुश्किल होता है जब एक छोटा बेबी आपके गिर्द घूम रहा हो, और आप उसे ना फैंटेसी में लेके जाएँ। आप उसे एक जो बड़ा बेबी है ना उसको भी ये फ़ील करवाएँ कि वो भी एक बेबी ही है, और आप उसे एप्रोप्रिएट वे में ना नोटिस करवाएँ कि जब वो पॉज़िटिव बिहेव कर रहा होता है बेबी के साथ, या बेबी उसके साथ पॉज़िटिव बिहेव कर रहा होता है, तो आपने उसे नोटिस करवाना। और फिर पुट द चाइल्ड इन चार्ज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसे छोटे बहन-भाई का चार्ज दे देंगे ना, वो खुद ही बहुत अच्छा बिहेव करेगा। आप बच्चे के साथ बिल्कुल बच्चा बन के खेलें सम टाइम। वन ऑन वन उसके साथ, एल्डर बच्चे के साथ भी ना उसको बेबिंग करें। और आपने ना बच्चे को बजाय ये कि डाँटने के, छोटे भैया को तुम ये करते हो, ये करते हो, ये करते हो, इस तरह से नहीं करना। आपने कहना है कि अच्छा तो 2 बहन-भाई कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे, मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए इनको सेपरेट कर देना चाहिए। आपने साइड्स नहीं लेनी, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।